नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 19 दिसंबर तक सत्र चलेगा और सुबह 10 बजे पीएम मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे और उसके बाद सत्र की शुरुआत होगी। 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बातचीत करेंगे, उसके बाद सत्र की शुरुआत होगी। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें सभी दलों के फ्लोर लीडर्स मौजूद रहे थे और एसआईआर को लेकर चर्चा को लेकर विपक्ष ने कहा कि एसआईआर मुद्दे पर बातचीत हो, वंदे मातरम को लेकर बातचीत हो और हो सकता है कि इस बार के सत्र में इन तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिले। तो 19 दिसंबर तक संसद का सत्र चलेगा। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बातचीत करेंगे। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। और वहीं बिहार के नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र आज से है। प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आज स्पीकर पद के लिए नामांकन होगा। जरूरत पड़ने पर कल चुनाव हो सकता है। तो बिहार के नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर विधायकों को ये शपथ दिलाएंगे। आज स्पीकर पद के लिए नामांकन भी होगा। तो 2 पदों के लिए खींचतान देखी जा रही थी और अब ये कहा जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए नामांकन किया जाएगा और उसके बाद कल चुनाव भी हो सकता है जरूरत पड़ने पर। तो ये बड़ी जानकारी बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां पर विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। आज स्पीकर पद के लिए नामांकन भी किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कल हो सकता है कि स्पीकर पद के लिए चुनाव हो, चूंकि आज नामांकन भरा जाएगा। आज बिहार के सभी नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र आज से है। और वहीं उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। 3 लाख गीता पाठी एक साथ पाठ करेंगे। गीता जयंती पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद शुभारंभ करेंगे। 3 लाख गीता पाठी एक साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करेंगे। गीता जयंती पर यह पाठ होगा। बड़ा आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ। तमिलनाडु के शिवगंगा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बसों की आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में 11 की मौत हो चुकी है जबकि 40 लोग घायल हैं। इलाज लगातार जारी है। बड़ी जानकारी, तमिलनाडु के शिवगंगा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बसों की आमने सामने से टक्कर हुई है और इस टक्कर में 11 लोगों की मौत और 40 लोग घायल हैं जिनका लगातार इलाज जारी है। तमिलनाडु के शिवगंगा में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बसों की आमने सामने की टक्कर हुई और कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों बसें आपस में टकरा गई जिसके बाद ये हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 40 के आसपास लोग जो है वो घायल है जिनका इलाज लगातार जारी है। तो हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। आमने सामने से ये टक्कर हुई है, क्या कारण रहे इसकी जांच की जा रही है। 11 लोगों की अभी तक मौत की खबर मिली है इस हादसे में जबकि 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज लगातार जारी है। और वहीं छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार नक्सलियों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज 65 लाख के 27 इनामी सहित 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। ये सभी नक्सली घटनाओं में शामिल रहे थे लेकिन पुलिस और प्रशासन की पुनर्वास नीति पर भरोसा जताते हुए और शांति और विकास का हिस्सा बनने को तैयार है। पुलिस इनके 50,000 के तत्कालिक सहायता राशि, कौशल विकास प्रशिक्षण और कृषि भूमि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
तो 37 माओवादियों ने सरेंडर किया है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार सरकार भी सार्थक प्रयास कर रही है और अब पुनः मार्गेम योजना का असर देखने को मिला है, जहां पर इन 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कई नक्सलवादी घटनाओं में ये शामिल थे, लेकिन अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए इन्होंने सरेंडर कर दिया है और नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया है। आज कुल 37 माओवादी 65 लाख के उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का स्टेप लिया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसआईबी, सीआरपीएफ की 111वीं 230वीं वाहिनी, इनका मुख्य रूप से रोल रहा। अगर देखा जाए तो पिछले 20 महीनों में कुल 508 से अधिक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 165 पर शासन द्वारा पूर्व से इनाम घोषित था। और अगर देखा जाएगा तो आज 37 माओवादी में पीएलजीए की जो कंपनी नंबर 6, कंपनी नंबर 10, कंपनी नंबर 2 और प्लाटून 16 के 2 सदस्य और एरिया कमेटी रैंक 1, ऐसे ये जो बड़े कार्डर्स हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में जुड़ने का स्टेप लिया है। तो पुनः मार्गेम योजना का असर देखने को मिल रहा है, जहां पर 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। यानी कि नक्सलवाद का जो रास्ता है वो हमेशा के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया है। 37 ये माओवादी थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया और अब ये नक्सलवाद का रास्ता जो है वो छोड़ चुके हैं। सरकार भी लगातार कोशिश में जुटी हुई है और पुनः मार्गेम योजना के तहत ये आत्मसमर्पण हुआ है। अब आप इस पुनः मार्गेम अभियान का असर देखिए। पुनर्वास नीति से नक्सलियों में विश्वास बढ़ा है कि अगर वो नक्सलवाद का रास्ता छोड़ते हैं तो उन्हें बेहतर शिक्षा, घर और भोजन मिलेगा। इसी के साथ साथ समाज की मुख्य धारा में ये 37 माओवादी लौट चुके हैं। इस योजना के तहत 27 इनामी समेत कई माओवादियों ने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। 27 इनामी समेत कई ऐसे माओवादी थे जिन्होंने सरेंडर किया है। अब इन नक्सलियों को सहायता राशि मिलेगी और ट्रेनिंग से संबंधित सभी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाएंगी ताकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके 20 महीने में 508 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस अभियान के तहत पिछले 20 महीनों का ये डेटा है जिसमें 508 माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। लोन वराटू अभियान से 1160 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो लोन वराटू अभियान से 1160 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो आप देख सकते हैं ये वही माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, नक्सलवाद का रास्ता छोड़ना चाहते हैं और अब समाज के हित के लिए ये अपना योगदान देंगे। 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुनः मार्गेम योजना का असर आप साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। नक्सली क्षेत्र जिसे माना जाता है, अब वहां पर धीरे धीरे माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और ये पूरा असर पुनः मार्गेम योजना का है। और वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित टेरर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और आतंकी शहजाद भट्टी को उसके साथियों समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह खुलासा किया है, आतंकवादी शहजाद भट्टी गिरफ्तार किया गया है। सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, कारतूस इनसे बरामद किया गया है। टेरर सिंडिकेट का यह बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह खुलासा करते हुए आतंकवादी शहजाद भट्टी को गिरफ्तार कर लिया है। सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल भी बरामद की है। ये टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे और
जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इसी श्रृंखला में डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिष्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुरप्रीत सिंह 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुरप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है, जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। और वहीं झारखंड की राजधानी रांची में धरती आबा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति और जनजातीय गौरव को समर्पित है। ये संग्रहालय विकास भारती के परिसर आरोग्य भवन में स्थापित किया गया है। उसका उद्देश्य झारखंड के जनजातीय समाज की विरासत, कला और इतिहास को संरक्षित करना है। संग्रहालय में जनजातीय संस्कृति, परंपरागत कला, ऐतिहासिक दस्तावेज और धार्मिक प्रतीकों को प्रदर्शित किया गया है और ये जनजातीय गौरव को समर्पित है। धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरा देश बहुत ही धूमधाम से मना रहा है और आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से रांची में विकास भारती की संस्था में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और इस संग्रहालय का भी हम आपको पूरी दिखाएंगे कि कितना जो बिरसा मुंडा के ऊपर यह समर्पित है या जनजातियों के ऊपर यह समर्पित संग्रहालय है। और इस संग्रहालय की खूबसूरती सामने तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि बिरसा मुंडा का यह हाथों से बनाया हुआ पेंटिंग है और काफ़ी ही खूबसूरत यह पेंटिंग है। विनोद रंजन जी के द्वारा यह पेंटिंग बनाया गया और देखिए कि कितना खास, जिस समय वो जवान थे उस समय की यादें, उस समय की पूरी घटना और जिस तरह अंग्रेजों के साथ जो पहले की लड़ाई होती थी तीर धनुष, उसको उस तस्वीर में उकेरा गया है। वहीं अब अंदर की ओर जाएंगे तो झारखंड में जो अलग अलग जनजातियां हैं, इन तमाम लोगों का वाद्य यंत्र है, इन तमाम वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। अलग अलग नगाड़े हैं, छोटे छोटे नगाड़े हैं, इस चीज को दिखाइएगा। और बजाने वाला ये देखिए, इसके बाद ये घंटी है, ये पिपी है, इस तरह का तमाम चीज रखे गए हैं। वही ये मेटल का है, ये मेटल का जो वाद्य यंत्र जो बजाते हैं ये लोग हैं और अलग अलग यंत्र के लोग बजाए हैं। ये यहाँ का काफी खास यंत्र है, पिपही बजाया जाता है। और ये जो युवतियां जिस तरह अपना जो कल्चर है जिसके अनुसार डांस करती है वो दर्शाया गया है, जो झारखंडी डांस है या कला प्रेमी है। ये उसके बाद नगाड़ा है, ये आपका इससे है, इससे बजाया जाता है। इस तरह के कई है। इस वाद्य यंत्र का नाम भी लिखा गया है, सुशीर वाद्य यंत्र इसे कहते हैं। जो ये बाजा है, इस तरह के इस बाजा को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, यहाँ से बजाया जाता है। और इसके बाद ये जो है तंत्र वाद्य है, इधर की तस्वीर देखेंगे कि ये तंत्र वाद्य है और काफी पुराना यह है। इसके निर्माता का भी नाम लिखा गया है, हरि मुंडा इनका नाम है, ये इन्हें बनाया है। इसके बाद इसके बजाने के लिए जो है बजाने वाला ये है, इससे बजाया जाता है। और आप भी देखे हैं, क्या इसके बारे में सोचते हैं और आपको ये कैसा लगा, ये कमेंट्स कर बताइएगा। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।
चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय गोमती नगर में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित खादी महोत्सव 2025 का अंतिम दिन सफलतापूर्वक समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर रहे। महोत्सव में खादी ग्रामोद्योग और माटी कला के समूह इस महोत्सव में शामिल हुए। प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को पुरस्कार और स्मृति चिन्ह दिए गए। महोत्सव को सफल बनाने में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का योगदान सराहनीय रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक वाराणसी में संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने चौपालों को नियमित आयोजन और अमृत सरोवर की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और वहीं द्वारिका के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग के 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बड़ी राहत ये रही कि यूनिवर्सिटी में आज छुट्टी थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। और वहीं सीतापुर के हरगांव अवध शुगर एंड एनर्जी चीनी मिल में गार्ड और किसान के बीच कहासुनी के दौरान गार्ड ने किसान पर बंदूक तान दी। घटना से भड़के किसानों ने मिल परिसर में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में किया है। तो घटना से नाराज किसानों ने हंगामा किया है। सीतापुर से यह खबर है, जहां पर किसानों और चीनी मिल के गार्ड्स के बीच जो है वो विवाद हो गया। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद बताई जा रही है। सीतापुर से यह बड़ी जानकारी है। हरगांव चीनी मिल में ये हंगामा हुआ है, जहां पर किसान और गार्ड्स आमने सामने आ गए। गार्ड ने किसान पर बंदूक तान दी, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। सीतापुर से ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर वीडियो भी आप देख सकते हैं। हरगांव चीनी मिल में हंगामा हुआ है। किसान और जो चीनी मिल के गार्ड्स हैं वो आमने सामने आ गए और इसी दौरान गार्ड ने बंदूक तान दी किसान के ऊपर। और वहीं इंद्रापुरम थाना वसुंधरा इलाके में एक शातिर चोर की चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर ऑप्टिकल्स शॉप में चश्मा खरीदने के बहाने आया और जैसे ही दुकानदार काउंटर छोड़कर चश्मा दिखाने के लिए गया, उसने फोन चुरा लिया और भाग निकला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वीडियो आप देख सकते हैं। ऑप्टिकल की दुकान पर यह चोरी की घटना हुई है, ये वारदात हुई है। शॉप से चोरी का मामला सामने आया है। चश्मे देखने के बहाने इस व्यक्ति ने शॉपकीपर का फोन उठाया और यहां से रफू चक्कर हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस इस वीडियो के आधार पर अब आरोपी की तलाश लगातार कर रही है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गाजियाबाद का ये वीडियो है, जहां पर एक युवक ने फोन चुराया है ऑप्टिकल शॉप में घुसकर। हालांकि ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुई। और वहीं एटा के थाना मारहरा क्षेत्र के गांव नगला परसी में गोवंश के हमले से किसान की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार किसान वीरेंद्र खेत की रखवाली करने गए थे, तभी अचानक गोवंश ने उन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में परिजन उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। भाई खेत की रखवाली के लिए गया था, लगभग 10:30 के करीब। वहाँ सांड ने घेर लिया, अकेला था, उसने खूब हमला किया और मार के वहीं पर मौत हो गई। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का नाम है वीरेंद्र सिंह।
और वहीं मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 0 पॉइंट से ऊपर रोडवेज बस ने तेज रफ्तार से टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना ने हाईवे पर सनसनी मचा दी है। तो मुरादाबाद की ये घटना है। तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुरादाबाद में हाईवे पर अफरा तफरी और सनसनी जो है इस घटना के बाद फैल गई। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस ने टेम्पू को टक्कर मार दी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका लगातार अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। तो दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस ने टेम्पू को टक्कर मारी है। 5 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटा के थाना बागवाला के गांव ऑन घाट में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां घर के बाहर बैठे बुजुर्ग वीरपाल को अनियंत्रित कार ने कुचल दिया है। कार आगे जाकर बिजली के खंभे से टकरा गई। घायल बुजुर्ग को परिजनों ने तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। संजय आज यहाँ इमरजेंसी में आए हुए हैं। हाँ। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया हमारा पापा का। क्या नाम है आपके पापा का? इरफान सिंह। कहाँ के निवासी हो? ओवन घाट। कैसे एक्सीडेंट हुआ? ऐसे सुरपड़ा मार से गाड़ी आई बहुत स्पीड में। अच्छा। मेरे पापा बैठे थे कुर्सी पर, बैठे थे चौतरा पे, द्वार पे बैठे थे। बहुत स्पीड में आई गाड़ी, उनने ऊपर दे दी और आगे जाके गाड़ी लट्ठे में लग गई। और वहीं गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर नगर निगम के पानी के टैंकर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद टैंकर चालक फरार हो गया। वहीं परिवार ने हादसा साजिश मानते हुए पोस्टमार्टम से इंकार कर दिया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने सड़क दुर्घटना दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। चलिए इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार।